नमस्कार। आप सभी लोगों का उत्कर्ष आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जिस तरह से मेंस की क्लास में जो आधुनिक भारत रहा, चाहे कला और संस्कृति का खंड हो, हम लोगों ने उसको व्यवस्थित रूप से कर लिया है। और उसी में एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसे हम लोग विश्व इतिहास के रूप में जानते हैं। विश्व इतिहास में बहुत बड़ा सेक्शन आता है, लेकिन उसमें कुछ लाइंस दी गई हैं आपके सिलेबस में। अभी मैं पैनल पे जो लाइंस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी एग्जैक्ट भाषा क्या होगी हम लोग उसकी भी बात करेंगे। तो मेरा जो अभी आपकी क्लास शुरू करने का मकसद है वो यही है कि हम लोग विश्व इतिहास में जो एक बड़ा बहुत ही प्रभावी और विद्यार्थी के लिए थोड़ा जटिल माना जाता है। जटिल इसलिए माना जाता है क्योंकि चाहे आधुनिक काल हो और चाहे कला और संस्कृति का भाग हो, आप लोग उसको पढ़े हुए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पढ़े हुए हैं। इसके पहले भी अगर कभी छोटे क्लास में इतिहास में थोड़ा बहुत आप जुड़े रहे हों तो कहीं कहीं यदा कदा आप उनसे कभी न कभी टकराए हुए रहते हैं। लेकिन विश्व इतिहास की जिस खंड की आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उनको अगर देखेंगे तो तैयारी के दौरान भी मुख्य परीक्षा के ही दृष्टि से इसको पढ़ा जाता है। तो इस दृष्टि से ये जब टॉपिक पढ़ने की बात आती है तो थोड़ी इसमें सावधानी आधुनिक भारत और कला और संस्कृति की दृष्टि से थोड़ी सी ये गंभीर हो जाती है, या इसके पीछे की जो पढ़ने की पद्धति है वो रणनीतिक दृष्टि से थोड़ी सी और व्यवस्थित होने की बात कही जाती है। तो हमारा यहाँ पे आज जो शुरू करने का मकसद है वो यही है कि आप विश्व इतिहास से अगर कोई प्रश्न आए, यदा कदा ऐसा भी हुआ है कि विश्व इतिहास के प्रश्न नहीं भी आए, तो कई विद्यार्थी इसको लेकर के इस भावना के शिकार हो जाते हैं कि हमको इसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ठीक है, किसी साल नहीं पूछा, लेकिन ये भी एक सत्य है कि जिस साल पूछा है उस साल आप क्या करेंगे। तो ये प्रेडिक्ट करना बड़ा कठिन है कि किस साल पूछेगा और किस साल वो नहीं पूछेगा। लेकिन ये तय है कि जिस साल पूछेगा उस साल आपको जो प्रश्न आए उसका उत्तर क्या हो और उसको कैसे आप लिखें, या उससे संबंधित जो इतिहास है इसकी जानकारी आपको कैसे बढ़ानी है, ऐसे तमाम प्रकार की बातें हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। और यह प्रक्रिया जो आज से शुरू होगी, पहले हम लोग जैसा कि आप जानते हैं मेरे टीचिंग व्यवहार से कि सबसे पहले हम लोग जो यूपीएससी ने सिलेबस कहा है हम लोग पहले उसको उसके शब्द को समझते हैं। इसके बाद फिर टॉपिक कौन से हैं, टॉपिक जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, और फिर हम लोग उस टॉपिक के आधार पर सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक टॉपिक को करते हैं। और यह कोशिश रहती है कि कुछ इस तरह से उसको किया जाए कि आप अच्छे से अपने पूरे सिलेबस को भी आप कवर कर लें। और अगर कोई जटिल या घुमावदार या थोड़ा अव्यवस्थित करके कोई चीज़ आपके सामने प्रश्न के रूप में रखी जाए तो आप उसकी पूरी स्थिति को जानते हुए आप एक व्यवस्थित उत्तर कैसे लिखें, इसकी पूरी समझ भी आपको इसी दौरान विकसित करने की कोशिश करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि आपके सिलेबस में क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ पहले आप इस पर गौर करेंगे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, साहित्य, वास्तुकला, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि हम लोग इसको यहाँ पे कर चुके हैं। अब इसमें कुछ नई बात आपको नहीं करनी है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला भाग कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी जो बात कही गई है हम लोगों ने इसको भी पूरा कर लिया। इसी तरह से हम लोगों ने तीसरे नंबर पे जो सिलेबस का हिस्सा था हम लोगों ने इसको भी कर लिया। और अगले अगर हम लोग पेज में जाएं या भाग में देखें
तो एक छोटा सा भाग है अभी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है, ये हम लोग किसी दिन करेंगे। अभी इसको हमने छोड़ रखा है, इसको भी हम लोग करेंगे। इसके बाद जो सिलेबस की भाषा है, आप यहां से ध्यान से देखिए, लिखा है कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं। अब इसी जगह से आपके समझने वाली क्षमता का प्रारंभ शुरू हो जाता है। 18वीं सदी यहां पे, और फिर कहता है बाद की घटनाएं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिलेबस को तैयार करने में या टॉपिक को डिसाइड करने में थोड़ा सा जो एक सदी है या एक शताब्दी है उसके घटनाओं के संदर्भ को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं विश्व के इतिहास में 18वीं सदी, तो आप जानते हैं 18वीं सदी के संदर्भ में जब कोई बात की जाती है तो कम से कम 2 टॉपिक ऐसे हैं जो निश्चित रूप से आपको जानने की जरूरत है बैकग्राउंड के तौर पर। एक तो थोड़ा सा पुनर्जागरण को आप जान लें और दूसरा थोड़ा सा आप प्रबोधन को जान लें, क्योंकि बगैर पुनर्जागरण और प्रबोधन के बैकग्राउंड के, और व्यवस्थित रूप से विस्तार से नहीं पढ़ना है उसको, कुछ जानकारी आपके पास ऐसी हो कि जिससे आप कम से कम 18वीं सदी की जो घटनाएं हैं आप उनको जान सके। तो हम लोग यहाँ पर 18वीं सदी की भी हम बात करेंगे और सीधा करा है कि विश्व इतिहास के संदर्भ में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व इतिहास के संदर्भ में 18वीं सदी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो चाहे किसी भी तरह के बैकग्राउंड से आती हो, आपको इसमें उसको शामिल करना है। फिर उसी में कहता तथा बाद की घटनाएं, 18वीं सदी के बाद की घटनाएं। अब 18वीं सदी के बाद की घटनाओं में ध्यान से आप देखिए, इंडिकेट कर रहा है आपको, जैसे लिखा है यथा, जैसे औद्योगिक क्रांति। इसका मतलब हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो आपको बाध्य किया जा रहा है कि आप उसको जरूर पढ़िए। फिर कहता है विश्व युद्ध। आप जानते हैं 2 विश्व युद्ध तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद चूंकि राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, यह भी आपको पढ़ना है। उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति, आपको यह भी पढ़ना है कि कॉलोनियल जो प्रैक्टिस था और कैसे ये कॉलोनियल प्रैक्टिस एंड हुआ, आपको इसके बारे में बात करनी है। राजनीतिक दर्शन, तो आपको यहां पर जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो व्यू है, आपको यह भी जानना है। और खास करके कैसी बातों को, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद जैसे मुद्दे शामिल होंगे। और कहता है कि उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। इसका मतलब यह हुआ कि सीधे सीधे शब्दों में वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है कि जहां पर आपको बहुत कुछ इशारे में निर्देशित किया गया कि आपको कैसे कैसे अपने सिलेबस को डिजाइन करना है या अपने टॉपिक को कैसे आपको पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। एक तो बात ये हो गई। अब देखिए, इसी में मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी पढ़ दूं ताकि आपको लगे। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawals of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism and their forms and effect on the society। इस तरह की चीजें आपको इसमें सीधे सीधे कही जा रही हैं या बताई जा रही हैं। अब इस आधार पर चूंकि एक बात तो क्लियर हो गया कि इसमें अगर हम लोग शब्द उठाने की कोशिश करें तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही सहज रूप से चीजें आएंगी, लेकिन जब आप इसके पढ़ने के क्रम में जाएंगे, जब इसके क्रमबद्धता की बात करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि शायद इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, या अगर और थोड़ा व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसको हम लोग और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको 2 तरीके से सिलेबस को डिजाइन करना है। एक तरीका तो यह है कि आप साल के हिसाब से 18वीं शताब्दी में
कौन सी बातें हैं जो आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, 19वीं शताब्दी में कौन सी बातें हैं जो आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, और इसके अनवर्ड 20वीं शताब्दी के अंतर्गत कौन सी बातें हैं। तो एक तरह से आपको, क्योंकि 18वीं शताब्दी का बाउंड्री जब दे दिया तो 18, 19 और 20 आप देखेंगे कि ये जो कालखंड है इसमें जो विश्व इतिहास से संदर्भ रखने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहां पे उसी को ध्यान दे करके आपको कुछ टॉपिक बनाने की कोशिश करता हूं और फिर आप इसको समझेंगे। जैसा कि हम बार बार इस चीज को कहते रहते हैं कि मुख्य परीक्षा की सावधानी क्या है, चूंकि अब हम लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो अगर मैं कहूं कि मुख्य परीक्षा की सावधानी क्या है, तो जो मुख्य परीक्षा की सावधानी है, पहला तो आपको मालूम ही है कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहली सावधानी क्या है, वो है आपका टॉपिक या आपका पाठ्यक्रम जो आप तैयार करते हैं। तो पहला आपको ये जो टॉपिक है आप इस पर ध्यान देंगे। मैं इसको थोड़ा अच्छी भाषा में लिख दूं। तो पहला पाठ्यक्रम या विषय सूची कह सकते हैं। पहला विषय वस्तु आप बल्कि चाहे तो कह सकते हैं। पहला विषय वस्तु या इसी को आप टॉपिक में डिवाइड करके करें। दूसरा, जब कभी भी आप उत्तर लिखने जाएंगे या कोई भी आप आंसर फॉर्मेट करने जाएंगे तो यह भी आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर के निर्माण करने में आपको जो व्यवस्थित अध्ययन है, कई गलती आपसे होती है व्यवस्थित अध्ययन। तो दूसरा जो प्रयास है आपका सिस्टमेटिक उसको पढ़ना। तो पहले विषय वस्तु को समझिए या टॉपिक के रूप में उसको डिवाइड करके विषय वस्तु को निर्धारित करिए। दूसरा उसका व्यवस्थित अध्ययन करिए। और तीसरा मैं फिर कह रहा हूं, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि आपकी जो संकल्पनात्मक या जिसको आप कंसेप्चुअल कहते हैं, संकल्पनात्मक समझ विकसित करें। संकल्पनात्मक समझ विकसित करें, ये तीसरी आपके लिए शर्त हो गई। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, तथ्यात्मक, जो तथ्यात्मक गलती न करें, तथ्यात्मक गलती न करें। और पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है, समय सीमा एवं शब्द सीमा समय सीमा एवं शब्द सीमा के दायरे में उत्तर लेखन का अभ्यास करें। उत्तर लेखन का अभ्यास। एक और बात इसमें आप जोड़ सकते हैं, जिसको हम छठवीं बात कह सकते हैं। वो छठवीं बात ये है कि ये भी आप प्रयास करें कि निरंतर उत्तर लिखने की कोशिश आपकी बनी रहे। तो निरंतर उत्तर लेखन पर बल दें।
आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं थोड़े ऑब्जेक्टिवली आपसे बात करूं तो एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के अंदर अगर वो चाहता है कि वो अपने संघर्ष को एक अंजाम में परिवर्तित करे, एक अवस्था में उसको बदले, तो ये बहुत जरूरी है कि वो इतनी बातों को कम से कम अपने अभ्यास में वो ले आए। कई विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे आपको जो पढ़ने के दौरान आप देखेंगे उनको टॉपिक खूब तैयार करते हैं। उनको मालूम है, आप पूछिए कि विश्व इतिहास में क्या पढ़ना है तो शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, अभी हम बता भी देंगे आपको और उसी के साथ हम लोग काम भी करेंगे। अब उसको अगर आप कह दीजिए तो उसको टॉपिक मालूम है, लेकिन टॉपिक को सिस्टमैटिक तरीके से, चूंकि यूपीएससी के एग्जाम की सबसे बड़ी जो आपके लिए चुनौती है यूपीएससी के तरफ से, वो यही है कि उसको अपना उत्तर एक निश्चित समय में और एक निश्चित शब्दावली के दायरे में चाहिए, और वो निश्चित दायरे में रह करके अपनी बात कहने वाली जो क्षमता है आप में, वो तभी आएगी जब आप किसी चीज का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। कई बातें आप देखेंगे कि जब आप तैयारी करते हैं, कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो जब आप तैयारी करते हैं तो आपको सलाह देते हैं कि देखो यहां से प्रश्न नहीं आता है, इसको छोड़ दो, ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ये कभी पूछा नहीं गया। ऐसे जो शब्दावली प्रयोग होते हैं या ऐसे शब्दावली का बार बार उपयोग करने वाले जो लोग हैं, ये ध्यान रखेंगे आप कि यह केवल और केवल तब तक आपको फायदा देता है जब तक उस सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछा गया। अन्यथा यूपीएससी ने ऐसी ऐसी करामात की है अपने प्रश्न पूछने के दौरान, जिसको लोगों ने अनुपयोगी माना, उसी को उसने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए उपयोगी मान दिया। जिस सेक्शन को लोग छोड़ते रहे उसी को, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनकी नजर में आपका पूरा सिलेबस महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सेक्शन पर प्रश्न ज्यादा बन गए और वो प्रश्न ज्यादा बनने से एक धारणा विकसित कर दी गई, काल्पनिक धारणा विकसित कर दी गई कि यही इंपॉर्टेंट है और यही पढ़ के परीक्षा पास होती है। और कई बार अध्यापक की तरफ से यह गलती होती है कि टीचर भी वही गलती करता है, लगता है वही टॉपिक वही लाइन तोते की तरह से आपको रटाने, और यहां पर आकर के आपकी स्थिति खराब होने लगती है। सामान्य अध्ययन में इस बात का भी बल दिया जाता है कि कई बार विद्यार्थी जब तैयारी करता है, जब वो किसी टॉपिक को पढ़ने बैठता है, तो बहुत सारी बातें वो जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इसकी क्रमबद्धता क्या है। और खास करके जब आप विश्व इतिहास में आप आते हैं, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आप प्रवेश करते हैं, तो आपको मिलता है कि विश्व इतिहास में थोड़ी आपकी चुनौती अन्य सेक्शन की तुलना में बढ़ जाती है। तो विश्व इतिहास में इसलिए चुनौती आपकी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि आप इसके बैकग्राउंड से पहले से परिचित नहीं हैं। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर व्यवस्थित अध्ययन का मतलब थोड़ा अन्य के व्यवस्थित अध्ययन से थोड़ा हटके हो जाता है। तो यहां पर आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपका टॉपिक सिलेबस जो दिया है यूपीएससी ने, उसके एक एक शब्द को समझकर और उसके अनुसार टॉपिक कौन से हैं जिसको कि हम तैयार करें, ये एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या ये है कि जब टॉपिक निर्धारित हो गया तो उसको आप पढ़ने के क्रम में कितने व्यवस्थित होकर के आप बात कर पाते हैं, तो आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, आप इसको समझेंगे। इसके बाद तीसरी जो गलती विद्यार्थी करता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तीसरी गलती जो विद्यार्थी करता है और बहुत बड़ी गलती करता है कि उसको यह लगता है कि हम कुछ रट रटा करके इस परीक्षा में हम बड़े उद्देश्य पाने में सफल हो जाएंगे। जबकि मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, रटने की भी जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर बात समझ समझ कर ही काम करना है। प्रथम दृष्टया आप समझने की कोशिश करते हैं, जब आप चीजें समझ जाते हैं तो स्मरण में रखने के लिए उसको कई बार पढ़ना पड़ता है, और कई बार पढ़ना किसी के लिए 3 बार होता है, किसी के लिए 13 बार होता है। कोई उस बात को एक बार पढ़ करके बैठा लेता है मस्तिष्क में, कई लोगों को कोई बात 1 बार में 2 बार में 3 बार में नहीं समझ में आती है। लेकिन अगर आप उसको यह सोचते हो कि बिना समझे
बिना कंसेप्ट को जाने आप उसको कई बार पढ़ के, और अगर आपने उसको थोड़ा बहुत दिमाग में रख लिया तो इससे आपका उत्तर लिखा जा सकता है या आप उससे अपना काम पूरा कर लेंगे। तो आप भूल जाइए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं है, यह पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। यहां पर आपके 10 लाइन लिखने से ही पता चल जाता है कि आपको उस विषय के बारे में कितनी गहराई से समझ है। तो यहां पर मेरी जो एक अतिरिक्त आपसे निवेदन है वो यही है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो संकल्पनात्मक समझ है, यह विकसित करने में भी आप पूरा ध्यान देंगे। आपको क्या ध्यान देना है, जहां जैसे विकसित की जाए वैसे वैसे आप उनको ऑर्गेनाइज करते चलेंगे या उनको वैसे वैसे आप कनेक्ट करते चलेंगे। एक और इसी तरह से गलती होती है, तथ्यात्मक गलती। तथ्यात्मक गलती का मतलब यहां पर यह हुआ कि कोई फैक्ट अगर आप लिखते हो तो या तो आप ठीक से जानिए तब लिखिए, या नहीं जानते हैं तो मत लिखिए। बाकी सेक्शन में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतिहास में तथ्य का कम से कम जो डिस्प्यूटेड नहीं है, ऐसे तथ्यों के साथ हेर फेर करने की आपको अनुमति नहीं है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि ऐसे फैक्ट उपयोग करें हम, तो आप उसको बिल्कुल किसी संदेह के, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलत फहमी के आप उसको अपने उत्तर में तभी शामिल करिए जब आप उसको ठीक से जानते हो। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भूल रहे हैं, थोड़ा स्मरण में बात नहीं आ रही है, तो आपको पूरी आज़ादी है कि आप उसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नहीं तो आप तभी लिखें जब आप उसको अच्छे से जानते हैं। अब इतनी गलती मान लीजिए आपने सुधार लिया, ये सब काम आपने ठीक से कर लिया। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि समय सीमा जो दिया जाता है परीक्षा में, कोई प्रश्न 150 शब्द का है, कोई कभी कभी बीच में आप देखे होंगे 200 शब्द के भी प्रश्न आते थे, फिर 150 और 250 शब्दों के भी प्रश्न बनने लगे। तो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में जिस शब्द सीमा में पूछे गए हैं, और आपके परीक्षा में वर्तमान जो पद्धति है वह 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि आपका जो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हैं, और 4 पेपर में जो पहला प्रश्न पत्र है, और पहले प्रश्न पत्र में आपके 20 प्रश्न हैं, और 20 प्रश्न में यदा कदा 7 है, 8 है, जो भी प्रश्न है वो इतिहास से आता है, और विश्व इतिहास से एक प्रश्न का होना लगभग अनिवार्य माना जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो ऐसे स्थिति में आपको यह तैयारी के हिस्से में शामिल करना पड़ेगा कि निश्चित समय सीमा और निश्चित शब्द सीमा के दायरे में रह करके आप एक अच्छा उत्तर कैसे लिखेंगे। और जब तक आप उस अच्छे उत्तर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे और दायरे में, चाहे वो समय का दायरा हो और चाहे शब्द का दायरा हो, तब तक आप अपने उत्तर को ठीक से प्रस्तुत करने में सफल नहीं होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम, अब तो जो लोग परीक्षा के बिल्कुल जनवरी में, आपकी परीक्षा जनवरी 2021 में परीक्षा है, और हम लोग अब बिल्कुल आपके बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि कम से कम कला और संस्कृति जो हो चुका है उसके प्रश्न का अभ्यास लगातार जारी रखिए। आपके आधुनिक भारत का सारा सेक्शन हो चुका है, आप उस पर अपने अभ्यास जारी रखिए। और इसी तरह से मुख्य परीक्षा से संबंधित जो विश्व इतिहास का भाग है, यहाँ से भी जो बातें कही जाएंगी आप उनके भी अभ्यास को निरंतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान रखना भी उत्तर अभ्यास का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और अगर ये सब आप करते हैं तो लास्ट में एक बात और निकल करके आती है कि निरंतर उत्तर लेखन पर बल दें। अगर आप दिन भर में कम से कम प्रयास करिए, इतिहास से हो और किसी सेक्शन से हो, आप कम से कम प्रयास करिए कि एक प्रश्न आप दिन भर में जरूर लिखिए। इससे यह फायदा होता है कि आपको जितनी ज्यादा प्रश्न का अभ्यास करते हैं आप, उतना आपको कम समय लगता है किसी नए प्रश्न को शुरू करने में। जैसे कोई आदमी अपने जीवन में कभी उत्तर न लिखा हो, ठीक है, अपने जीवन में कभी उत्तर न लिखा हो, और आप उसको कोई टॉपिक पढ़ा करके अच्छे से समझा कर बता कर सब दे दीजिए उसको, और आप उसको कहिए कि भाई ये प्रश्न है 150 शब्द में लिखो। अब वो प्रश्न हार्डली 7 से 8 या 10 मिनट का प्रश्न है, मान लीजिए खींच खाच कर आधा घंटा 1 घंटा तक वो यही सोचता रह जाता है कि इसको शुरू कैसे करूं मैं।
अब आपको लगेगा कि शायद ये पढ़ाने के दौरान कमी रह गई या इस विद्यार्थी के पढ़ने के दौरान कमी रह गई। न वो पढ़ाने की कमी है न पढ़ने की कमी है, वह निरंतर उत्तर लिखने का जो एक प्रयास है, उत्तर लिखने का जो अभ्यास है, वह निरंतर कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग न करने के कारण उस विद्यार्थी के द्वारा यह गलती हो रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि छठवीं महत्वपूर्ण बात पर भी आपको समान बल देने की जरूरत है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आती हैं और जो मैं अभी टॉपिक शुरू करूंगा, आप उस टॉपिक को भी ठीक से लिख लेते हैं और आप उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जो विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, आप उसको ठीक से तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी जो पहला काम है, चूंकि जब तक टॉपिक नहीं लिखूंगा तो आप व्यवस्थित अध्ययन कैसे करेंगे, व्यवस्थित अध्ययन नहीं शुरू होगा तो संकल्पनात्मक विकास कैसे होगा। देखिए, एकदम जुड़ा हुआ है आपस में। अगर हम कंसेप्चुअल बात करना है तो हमको फैक्चुअल चीज़ों को भी आपके सामने ड्रॉ करना पड़ेगा। उसी में आपको यह भी प्रयास रहेगा कि भाई हम जो बात कहनी है वह एक निश्चित शब्द सीमा और एक निश्चित दायरे में बात कहें, जिससे कि आप अधिक से अधिक इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएं। फिर उसी को आप जो प्रश्न मैं दूं या जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की अगर मैं चर्चा करता रहूं तो आप लगातार उसको अगर तैयार करते रहेंगे तो देखेंगे कि आप मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास से संबंधित जो जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनका उत्तर लिखने में अनुकूल हो जाएंगे। इससे हट करके और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, कुछ और शायद हमको कहा जाए या कुछ और तरीके से अपनाया जाए या कुछ और रास्ता अपना करके इनको कहा जाए पढ़ने के लिए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप चाहें कि तैयारी हम यूपीएससी की करें और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। ये बिल्कुल संभव नहीं है। आपको हर हाल में यही रास्ता अपनाना होगा, हर हाल में इसी प्रकार के रास्ते से तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने इस टॉपिक का निर्धारण कर लेते हैं कि किस तरह से आपको टॉपिक को लिखना है या किस तरह से आपको टॉपिक तैयार करना है। सबसे पहला, अब एक तो मैं साल के हिसाब से बात करूं तो एक तो तरीका यह है कि 18वीं सदी खंड बांट दूं मैं, आप खूब अच्छे से टॉपिक शब्द को लिख करके यहां से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। पहले में हम लोग सबसे पहले अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो हम लोग लिख सकते हैं 18वीं शताब्दी। मैं पहले एक तरीका बताता हूं, जैसे मैं कहूं 3 भाग में इसको डिवाइड कर लीजिए आप। ए 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में आपको कौन कौन सी बातें हैं जो पढ़नी चाहिए। तो 18वीं शताब्दी की घटना में पहला है प्रबोधन, जिसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रबोधन। दूसरी जो घटना है इसी दौरान, उसी में देखेंगे अमेरिका की क्रांति। कौन सी? अमेरिका या अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये दूसरी घटना हो गई। तीसरी इसी दौरान फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। चौथा अगर आप देखें तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। स्पेशली हम लोग बात इसमें इंग्लैंड की करते हैं कि क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। अब आप देखिए 18वीं सदी में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपके इतिहास में, आपके सिलेबस में, वो यही 4 हैं। कौन कौन? प्रबोधन, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। 18वीं सदी चूंकि आपके सिलेबस में उसने साफ शब्दों में मेंशन कर दिया है, तो एक तो 18वीं सदी को आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, यहीं पर
अगर मैं कैपिटल बी कर दूं तो कैपिटल बी में यहां लिख सकते हैं 19वीं सदी। 19वीं सदी, 19वीं सदी में कौन कौन सी घटना है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे हमने कहा 18वीं शताब्दी में, दूसरा आपने लिख दिया 19वीं सदी, इसको भी शताब्दी कर दीजिए। 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कौन सी घटना है, तो 19वीं शताब्दी की घटना में अगर मुख्य रूप से ध्यान दें तो इटली और जर्मनी का एकीकरण। पहला कौन सा, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। इसी में दूसरी जो घटना आपको घटेगी वो है, अगर हम टॉपिक के अंतर्गत जाएं तो है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक विस्तार। इसी तरह से अगर हम लोग सी में जाएं, कैपिटल सी, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में इस घटना के अंतर्गत आप देखें अगर, तो सबसे पहला 20वीं शताब्दी की घटना क्या है, वो है सबसे महत्वपूर्ण प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा, इसी में रूस की क्रांति, चूंकि 4 क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति। इसी में फासीवाद एवं नाजीवाद। तीसरा, फासीवाद एवं नाजीवाद, फासीवाद एवं नाजीवाद। और यहीं पर आप इसमें 2 नाम जोड़ सकते हैं, इस्माइल हिटलर और दूसरा है मुसोलिनी। हिटलर एवं मुसोलिनी। तो सवाल है कि हिटलर और मुसोलिनी वास्तव में किस तरह के व्यक्ति हैं। मुसोलिनी, हिटलर और मुसोलिनी, तो ये आपको, और आप जानते हैं हिटलर जर्मनी में और मुसोलिनी आपका इटली में, तो ये यहां पर आप इसको जोड़ सकते हैं। इसी तरह से चौथा अगर पॉइंट देखा जाए तो आर्थिक मंदी या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। और आप जानते हैं ये घटना 1928 से 32 के बीच की है। इसी में द्वितीय विश्व युद्ध आपको पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। और इसी में आपको चीन की क्रांति, चीन की क्रांति
इसके बाद यहीं पर चीन की क्रांति और इसी दौरान शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद आप जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चला था इसके पैरेलल में ही। तो आप अगला पॉइंट बना सकते हैं 8वां, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके बाद अगला जो घटना है वह है यूएसएसआर का विघटन। यूएसएसआर या सोवियत संघ का विघटन, यूएसएसआर का विघटन, यूएसएसआर का विघटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस का विघटन। इसके बाद फिर आप अगर देखें ध्यान से तो जापान का आधुनिकीकरण, जापान का आधुनिकीकरण, इसी में अगर आप देखें तो आप उपनिवेशवाद से मुक्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति। इसके बाद इसी में अगर आप देखें तो एक ध्रुवी विश्व की कल्पना, एक ध्रुवी विश्व, एक ध्रुवी विश्व, ये सारी चीजें आपको पढ़ने के क्रम में आता है। इसी में आपको अफ्रीका की रंग भेद नीति, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अफ्रीका में रंग भेद नीति, अफ्रीका में रंग भेद, इसको हटा दीजिए नीति को, अभी रंग भेद। इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं। इसी में आपको एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं, 12वां, समाजवाद एवं साम्यवाद और पूंजीवाद। एक तो तरीका यह है आपको सिलेबस को बनाने का या सिलेबस को फ्रेम करने का, कि आप इस तरह से भी चाहें अगर तो अपने सिलेबस को डिजाइन कर सकते हैं और आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसमें जाएं तो सुविधा आपको ये जरूर है कि आप यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कैटेगरी में आपको समझना आसान लग रहा है। ठीक है, टॉपिक, और यहाँ आप लिख लीजिए विश्व इतिहास, मुख्य परीक्षा
सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन ये एक तरीका है आपको अपनी बात को तैयार करने का, आप इसको कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो हमने पैटर्न अपनाया या ये जिस तरीके का हमने काम किया है इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर दिया जाए, तो पढ़ने के लिए हम एक और तरीका है, जिस तरीके का पालन करेंगे तो वो इससे भी ज्यादा कंफर्टेबल बन जाएगा। ठीक, तो सिलेबस की भाषा को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा ये जो बीच में कई सब हेडिंग और सब टॉपिक और ऐसे ऐसे बनते गए और आपको लगा कि तो थोड़े बिखराव की स्थिति को दिखा रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आपका दूसरा तरीका क्या है, आप देखिए दूसरा तरीका। एक तरीका आप ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या है दूसरा तरीका, देखिए ध्यान से। हम फ्लैट टॉपिक को लिखते चले जाएं, अपने आप क्रमबद्धता आपको समझ में आ जाएगी। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे वो है प्रबोधन की। प्रबोधन किसकी बात करेंगे, प्रबोधन की। प्रबोधन के साथ साथ हम लोग थोड़ा और विस्तार करेंगे तो एक टॉपिक आएगा निरंकुश, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। तीसरा अगर इस टॉपिक में देखा जाए तो वह है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। चौथा अगर इसी में टॉपिक देखा जाए तो वह है फ्रांस की क्रांति, या बल्कि थोड़ा पहले लिख दें तो अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति। पांचवा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। अगला नेपोलियन। नेपोलियन। तो नेपोलियन के बारे में बात हो जाए। फिर सातवां, अगर इसको एक डिवीजन बना दिया जाए तो सातवां इटली का एकीकरण। इटली, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। फिर जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। अगला प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। अगला रूस की क्रांति। अगला रूस की क्रांति। अगला आर्थिक मंदी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। अगला नाजीवाद फांसीवाद, या फांसीवाद नाजीवाद। नाजीवाद एवं फांसीवाद। नाजीवाद फांसीवाद।
फांसीवाद। अगला द्वितीय विश्व युद्ध। अभी नाजीवाद फांसीवाद में आपको हिटलर एंड मुसोलिनी युद्ध बात करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद फिर आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगला 14वें नंबर पर चीन की क्रांति। अगला औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। अगला 1991 में सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन। इसी दौरान आपको शीत युद्ध, कोल्ड वार भी पढ़ना है। इसी दौरान जापान का आधुनिकीकरण। इसी में अगर कल्पना करेंगे आप तो अफ्रीका में रंग भेद। और 20वां टॉपिक आप देखेंगे तो वो है एक ध्रुवीय विश्व। अगर ठीक से आप इसको पढ़ें या इसको देखें तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि वास्तविक जो आपके सिलेबस की क्रमबद्धता है वह इसी रूप में है। और अगर आप इस तरह से चीज़ों को क्रमबद्धता के रूप में पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पे इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे हम लोग विचारधाराओं की बात करें और ये सारी चीज़ें अपने आप शामिल होती चली जाएंगी। ये नहीं है कि आप सोचें कि कौन सी बात कहाँ पर आएगी और कौन सी बात हमको इसमें छूटेगी। लगभग सभी बातें आपके उत्तर में जुड़ती चली जाएंगी। तो पहला तो ये है कि आपका टॉपिक ये होगा और हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। ये जो टॉपिक का पैटर्न है हम लोग इसको फॉलो करेंगे। इसके बीच बीच में जैसे जब हम लोग नेपोलियन पढ़ रहे होंगे तो हम लोग नेपोलियन के उत्थान का कारण क्या था, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था, नेपोलियन के द्वारा जो सुधार किया गया वो सुधार क्या चीज़ें थी। उसी तरह से जब हम लोग जर्मनी पढ़ेंगे तो जर्मनी में बिस्मार्क की नीतियाँ क्या थी, या हम लोग जब ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया में हम लोग मेटरनिक की बात करेंगे। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी जिसको कि हम लोग इसी टॉपिक में जब खोलेंगे या इसका हम लोग विस्तार करेंगे तो एक के बाद एक वो सारी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। तो सबसे पहला जो चुनौती आपके सामने आता है वो यही होता है कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। तो टॉपिक के स्तर पर इतनी बातें हैं जो आपको ठीक से तैयार करने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न जो यूपीएससी के आए हुए हैं मुख्य परीक्षा में, मैं चाहता हूं कि आप उसको कम से कम देखें और आप इससे अंदाजा लगाइए। अब देखिए, जैसे हमने हिटलर और मुसोलिनी की बात किया, अब यहां देखिए
नाजीवाद और फांसीवाद की यहां पर बात हो रही है। अब इसी टॉपिक को आप थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए यहां से जुड़ा हुआ आपके सीधा प्रश्न 2016 का है, 2015 का प्रश्न है। अब 2015 में यहां से जुड़ा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ को लेकर के प्रश्न है, तो हम लोग उसको देखिए किस तरह से चीजों को समझेंगे और हम बताएंगे भी आगे चल करके कि किस तरह से ये चीजें आपके सामने आएंगी। अब देखिए प्रश्न क्या है, अब इसी से आपको अंदाजा लगेगा किस सीमा तक प्रश्न और ये प्रश्न कब का है, 2016 का प्रश्न, 2015 का प्रश्न है, 2015 का प्रश्न है। अब 2015 में ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अब देखिए सीधे शब्दों में, किस सीमा तक जर्मनी को किस सीमा तक जर्मनी को जर्मनी को दो विश्व युद्धों का दो विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठहराया जा सकता है। और प्रश्न में एक और शब्द जोड़ा है, समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। अब आप जरा इस प्रश्न को देखिए कि इस प्रश्न में क्या भाषा प्रयोग हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश नहीं है, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं। कह रहा है कि किस सीमा तक जर्मनी को दो विश्व युद्धों, मतलब प्रथम और द्वितीय, के कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है ना, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और फिर कहता है समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। अब आपको यह बात पता है या नहीं पता है, दो विश्व युद्ध आप तक हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध एकदम सिंपल तरीके से, चूंकि हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। ठीक है ना, और दोनों विश्व युद्ध में थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए जाएं तो लगभग दोनों युद्ध में दो गुट लड़े आपस में। एक मित्र राष्ट्र लड़े जिसका नेतृत्व ब्रिटेन ने किया था, और दूसरा धुरी राष्ट्र जिसका नेतृत्व
जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने किया था। और मित्र राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला ब्रिटेन और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला जर्मनी, ये दोनों जब लड़े हैं, चाहे 1914 से 18 तक की बात हो और चाहे 1939 से 44 तक की बात हो, दोनों विश्व युद्ध में ये जो मित्र देश हैं या मित्र राष्ट्र हैं, ये जीते हुए हैं और धुरी राष्ट्र जो है वो हारा हुआ है। और प्रथम विश्व युद्ध बीतने के बाद जो मित्र देश थे, उन लोगों ने हारे हुए देशों के साथ में एक संधि किया था, जिसको हम पेरिस की संधि कहते हैं। और जितने सारे देश उसमें, न्यूली की संधि, ट्रियानो की संधि, वर्साय की संधि, सेवराय की संधि, सब संधियां अलग अलग देशों के साथ में भी शामिल हैं। लेकिन सभी संधियों को मिला करके जिस संधि की चर्चा की जाती है, उस संधि का नाम है पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा अगर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई जिस राष्ट्र पर, वह जर्मनी ही था। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पेरिस की संधि में ऐसा लगेगा जैसे कि जर्मनी को ही टारगेट करके किया गया था, जबकि जर्मनी के साथ में जो संधि की गई थी अलग से वो संधि थी, और जर्मनी के साथ अलग से जो संधि की गई वह वर्साय की संधि थी। लेकिन आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो कुछ भी ताना बाना बुना गया था, वो अकेले एक का नहीं काम था। हम लोग उसको पढ़ेंगे पूरा, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को जब हम चर्चा में रखेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ऐसा नहीं था कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है उसका। चूंकि पूरे दुनिया को 3 बार जोड़ने की कोशिश ऐतिहासिक स्तर पर हुई है। पहला 1815 में वियना कांग्रेस के समय, और दूसरा प्रथम विश्व युद्ध बीतने के बाद जो लीग ऑफ नेशन या जो राष्ट्र संघ था उसके माध्यम से, राष्ट्रकुल के माध्यम से 1919 में, और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। लेकिन वियना कांग्रेस जो 1815 में हुआ, उसने पूरे विश्व को 100 साल तक किसी तरह संभाले रखा। युद्ध हुए लेकिन फिर भी विश्व युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई थी। लेकिन वहीं अगर आप जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पेरिस की संधि है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ ऐसे प्रावधानों का निर्माण किया गया कि आने वाले 20 वर्ष में ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसा फिर एक प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में और भयावह युद्ध दुनिया के सामने खड़ा हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया, तभी तो उसके साथ मित्र देशों ने कड़े रुख के साथ समझौते किए, संधियां की। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी दूसरे तरह की थी, उपनिवेशों की शक्ति कमजोर हो रही थी, और धीरे धीरे उसको भी लग रहा था कि अब इससे और ज़्यादा नियंत्रण करके, अनुशासन करके या दबाव बना करके हम क्रियाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए उसने अपनी गतियों को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास भी किया था। तो मिला जुला करके आप देख पा रहे होंगे कि जब ये प्रश्न पूछा गया तो आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, फैक्ट भी पता होना चाहिए, इसके साथ जुड़ी हुई जितनी बातें अध्ययन के क्रम में आती हैं वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में अगर आपको नहीं पता है तो आप कल्पना करके देखिए कि 2015 का यह प्रश्न है, 4-5 साल कोई बहुत लंबा कालखंड नहीं होता है। तो अगर आप इसको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, या इस तरह से चीज़ों को सिस्टमैटिक होकर के नहीं पढ़ेंगे और प्रश्न जब पूछा जाए तो आप एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि कहीं न कहीं हमसे बड़ी चूक हो रही है। तो मेरा यहाँ पर आपको बताने या समझाने का मकसद यही है कि कैसे आप इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो आपको कुछ खंड एक जगह से उठाने होंगे, कुछ खंड एक जगह से उठाने होंगे, और फिर दोनों को जो आप समझे होंगे, जाने होंगे, उन सब को एकत्रित करके फिर एक उत्तर लिखने की आपको कोशिश करनी है। उसी तरह से एक प्रश्न आपके सामने और भी मैं उठा लेता हूं, जैसे आर्थिक मंदी से ही प्रश्न पूछा है और 2013 का प्रश्न है, और थोड़ा पहले चले जाइए आप।
अब जैसा मैंने आपको आर्थिक मंदी की बात किया, अब देखिए लिखा है कि आर्थिक महामंदी से प्रश्न 2013, भाषा देखिए क्या है, आर्थिक महामंदी से अब चाहे आर्थिक महामंदी कहे, चाहे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहे, चाहे आर्थिक मंदी ही केवल कह दे, सबका अर्थ एक ही लगाना है। आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए, निपटने के लिए महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का, निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का, किन नीतिगत साधनों का प्रयोग, किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था। अब यहां देखिए इस प्रश्न में अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दे यहां पे, तो अब इस प्रश्न को जरा सा ठीक से आप देखिए कि यह प्रश्न क्या कहना चाहता है। अब इस प्रश्न में आर्थिक मंदी नहीं पूछा है आपसे, और अगर गलती से आपने आर्थिक मंदी इसमें लिख दिया तो इसका मतलब है कि आप प्रश्न की मुख्य मांग से बिल्कुल हट करके उत्तर व्यक्त कर दिया है। यहां पर आपसे सीधा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था। हां, यह जरूर है कि अगर आप इसका उत्तर लिखने जाएं तो इस तरह के प्रश्न के उत्तर के लिए आपको आर्थिक मंदी समझ में आनी चाहिए, आर्थिक मंदी समझ में आनी चाहिए। बगैर आर्थिक मंदी को ठीक से जाने इस पर बनने वाले प्रश्न की भावना क्या है यह आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन लिखना क्या है, तो चूंकि आर्थिक मंदी जब आई थी तो वहां पर एक नया काम हुआ था जिसको न्यू डील कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू डील। और वहां पर इस न्यू डील के माध्यम से ऐसे तमाम प्रकार की चीजें अपनाई गई थी जिससे कि वहां आर्थिक मंदी से बाहर निकला जा सके, और विश्व की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जिससे कम से कम जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है उससे ऐसे अवस्था में देश को या पूरे विश्व को जोड़ा जाए ताकि फिर ये जो आर्थिक संकट का दौर है ये समाप्त हो सके। तो यहां पर जो आर्थिक मंदी है इसको समझना है, इसको क्या करना है? समझना है कि आर्थिक मंदी क्यों आई और कैसे ये अपने इस मंदी के कारण पूरे विश्व को अपने प्रभाव में लेता चला गया। विश्व का मतलब यहां पर जो देश गुलाम थे उनका दिशा निर्देश तो जो उपनिवेश चलाने वाले लोग थे उनके हिसाब से था। जैसे भारत वगैरह क्या थे, ये सब ब्रिटेन के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे थे। भले भारत में आज़ादी का दौर तो चल रहा था लेकिन अभी उतना आक्रामक स्थिति हम लोग पैदा नहीं कर पाए थे कि अंग्रेज, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन आर्थिक मंदी के समय जो प्रभाव विश्व के देशों पर पड़ रहा था उसे बाहर निकलने के लिए जिस तरह के रास्ते अपनाने की जरूरत थी उसके लिए न्यू डील के माध्यम से क्या किया गया और इसके कौन कौन से प्रावधान थे अभी लिखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसको पूरा समझेंगे नहीं तब तक यहाँ पर केवल और केवल मेरी विद्वता ही समझ में आएगी। इससे ज़्यादा ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमको ये समझना होता है कि
आर्थिक मंदी होती क्या है, आर्थिक मंदी जब आता है तो इस आर्थिक मंदी के माध्यम से विश्व की कौन सी चुनौतियां हैं जो उस समय खड़ी हो गई, और उससे निकलने के लिए वहां पर जो चुनाव हुआ, चुनाव में जो थे वो हार गए, फिर उनका अगला जो राष्ट्रपति आए वो क्या विचार लेकर के आए थे, और ऐसे तमाम प्रकार की बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। हम वो सब बात विस्तार पूर्वक इसमें करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके ऊपर सीधे प्रश्न नहीं होंगे, समझने वाले भाग आपके पास अध्ययन के दौरान ठीक से होने चाहिए, और जो उसका उत्तर है उस उत्तर वाले भाग को भी जोड़ करके आप तैयार करें, जिससे कि जब उस तरह की मांग प्रश्न में रहे तो आप उसको ठीक से लिख सकें। तो कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह है कि आप जो भी मैंने, इसीलिए मैं बहुत लेटेस्ट कोई प्रश्न उठाने का प्रयास नहीं किया। लेटेस्ट प्रश्न उठाने का मतलब हो जाता कि एकदम आपको लगता कि बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्नों पर ही हम उतर गए। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, और हमने ऐसे प्रश्न इसीलिए आपके सामने रखे हैं, या हमने इस तरह के प्रश्नों को इसीलिए आपके सामने लाने की कोशिश किया। जैसे एक देखिए और प्रश्न है आपका, और अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका 2014 का प्रश्न है, इसको भी आप देख सकते हैं अगले प्रश्न के रूप में। प्रश्न, अब ये प्रश्न में अगर मैं लिख दूं तो लेनिन की नव आर्थिक नीति, पहले साल लिख लीजिए ताकि ये हमेशा स्मरण में रहे आपको कि किस साल का ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न है 2014 का, 2014। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? लेनिन की नव आर्थिक नीति, लेनिन की नव आर्थिक नीति, लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात, लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात, स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई, भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था, प्रभावित किया था। मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। अब आप सोचिए कि यह प्रश्न कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अगर आप इस प्रश्न में शब्दों पर जोर दें तो पहली बात कि लेनिन की नव आर्थिक नीति, बिल्कुल दूर दूर तक हवा नहीं लगेगी आपको। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं आप, तो आपको दूर दूर तक इससे आपको पता नहीं चलेगा कि यह प्रश्न कहां से उठाकर कहां ले जाकर के छोड़ा गया है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, और रूस की क्रांति जब हो गई तो वहां की सत्ता की बागडोर जिस व्यक्ति के हाथ में आया था वह लेनिन था।
कौन था? लेनिन। और लेनिन चूंकि मार्क्सवाद के विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित होकर के रूस की क्रांति संपन्न की गई थी, तो लेनिन का एक विचार यह था कि हमको जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो सत्ता के और नीतियों के संचालन के अंतर्गत अपना लेना चाहिए। लेकिन बहुत जल्द उसको यह समझ में आ गया कि हम इस प्रकार के नीतियों को बड़ी कठोरता पूर्वक लागू करने की कोशिश शुरू में किया उसने, उसके चक्कर में कई लाख लोग मारे भी गए, लेकिन इसके बाद भी उसने थोड़े बहुत परिवर्तन की स्थिति अपनाई। और जो परिवर्तन लेनिन ने रूस के आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए अपनाया था, उसी को लेनिन की नव आर्थिक नीति कहते हैं। और प्रश्न यही नहीं पर आया, यह तो हो गया लेनिन की नव आर्थिक नीति जिसका इशारा आपको प्रश्न में किया गया। कहता है कि ने मतलब लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात मतलब 1947 के बाद, या यूं कहें 1951 में जब पूरी तरह से सत्ता की बागडोर भारत के लोगों ने अपने संवैधानिक तंत्र के माध्यम से संचालित शुरू किया, तब से तो स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था। आप समझ पा रहे हैं? मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप लेनिन की नव आर्थिक नीति पर भी बात करिए। भारत में आजादी के बाद लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 किस तरह से भारत में उपयोग की गई या उसका किस तरह से प्रभाव आप देखते हैं, और लास्ट के शब्द में क्या लिख दिया उसने, इसका मूल्यांकन कीजिए। क्या कहा? मूल्यांकन कीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब इस प्रश्न के अंदर अगर आप जाएं तो उत्तर में क्या क्या चीजें शामिल हो गई आपकी, सीधे सीधे। पहली बात तो उत्तर में आपको रूस की क्रांति, सीधे सीधे रूस की क्रांति और विशेष करके लेनिन की नव आर्थिक नीति, लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 को समझना है। तो पहले तो आपको यहां पे रूस की क्रांति जाननी है, फिर लेनिन की नव आर्थिक नीतियों को जानना है, और फिर 1947 के बाद भारत में जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हैं देश के, तो भारत में इसको किस तरह से अपनाया गया या इसको किस तरह से अपनाया गया या प्रभाव जो भी आपको शब्द उचित लगे लिया गया, और फिर कह रहा है कि आप इसका क्या करें, इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इस तरह से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि आप ये मत सोचिए कि केवल और केवल हम टॉपिक को स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ लिए और हमने अपने मन में अपने तरीके से उस टॉपिक को समझ लिया तो आप उत्तर लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको इस तरह के भी प्रश्न बनेंगे कि एक बात कहीं और की होगी और आप चिंता नहीं करेंगे, वो सब हमारे कंटेंट में, हमारे एक्सप्लेनेशन में ये सब शामिल है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये प्रश्न आए हैं इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप ये सब हिस्से का रूपरेखा बना रहता है। जो लोग, आप लोग मान लीजिए इस साल हमसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले 20 साल से पढ़ रहे हैं, और कई लोग अब प्रशासन के बड़े दायित्व पर भी आ चुके हैं, काफ़ी बड़े पद पर आ चुके हैं, कई सारे कार्यों को बड़े अच्छे से संपादित भी कर रहे हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ होगी। हाँ, बस केवल एक चीज़ आपको अपने अंदर करना है कि जब ये क्लास चले तो उस क्लास को सावधानी पूर्वक आपको करना है, सावधानी पूर्वक समझना है। प्रयास ये करना है कि जो बात समझा दी जाए उसको कैसे आप अपने उत्तर में शामिल करेंगे, और उत्तर में शामिल करने के साथ साथ जो भी उस बात को जहां भी जोड़ करके प्रश्न बनाया जाए तो आप उस बात को, उतने हिस्से को उठा करके आप वहां पर लेके जाएंगे भी, ताकि उत्तर का जो मूल स्वरूप है
आप उसको ठीक से बनाने में सफल हो जाए। तो मेरे आपको बताने का या समझाने का जो पूरा मोटिव था वो यही था कि अगर मैं एक बार इसको फ्लैशबैक कर दूं या पीछे लेके जाऊं तो आप देखिए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं सिंपल प्रश्नों पर ही आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप चीज़ों को जानें, और पूरी कोशिश करनी है कि आप देख रहे होंगे कि लगभग वही सेम पैटर्न, चाहे प्रबोधन यहां पर कहूं मैं और चाहे सिलेबस में आपके यहां पर कहूं, सेम बातें यहां पर भी है प्रबोधन का। फिर मैं अगर जितने भी सारे अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अब एक तरीका ये भी है पढ़ने का, बहुत सारे रास्ते हैं, आप जिस रास्ते से पढ़ना चाहें। कई लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि चारों क्रांतियां एक ही साथ पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी? अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। अब कई लोग गुस्से में एक ही जगह सब क्रांति पढ़ लेंगे, अमेरिका की क्रांति, फिर फ्रांस की क्रांति। ये तरीका गलत है। फ्रांस की क्रांति, जो टीचर पढ़ाता है उसको, उसके लिए तो हर क्रांति एक ही जैसी लगती है, क्योंकि सब जानता है वो। रूस की क्रांति, रूस की क्रांति, और फिर चीन की क्रांति। अब ये चारों क्रांति एक जगह पढ़ने का क्या मतलब है? हाँ, अमेरिका के पहले की भूमिका अलग है, फ्रांस की क्रांति के पहले की भूमिका अलग है, रूस का, चीन का, सबके अपने अलग अलग बैकग्राउंड हैं। अब आप झूठ मूठ में जबरदस्ती एक ही टॉपिक में, एक ही 7-8 पन्ने में आप सोचे कि सारी क्रांति में एक ही साथ पढ़ लूं, तो ये बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। औद्योगिकरण जहां पर आएगा, औद्योगिकरण के संदर्भ हम लोग लेंगे, उसके मुद्दे को हम लोग जोड़ेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यही है कि कुछ इस तरह से टॉपिक को पढ़ने में हम लोग सावधानी बरतेंगे कि बैकग्राउंड भी आपको समझ में आए, घटनाक्रम कैसे हुआ वो भी आप समझ पाएं। अगर किसी को कहीं जोड़ा जाना जरूरी लगे तो आप उसको जोड़ेंगे भी। और सबसे अंतिम बात, मुख्य बात, कि इन सब से ऊपर जो महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि आप जब ये सब चीज़ कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न किसी भी जगह से जोड़े या घटाए, आप अपने कंटेंट को कनेक्ट करके, कंपेयर करके, जहां से जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह से मिला करके एक ठीक उत्तर लिखने की आप कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ यही सब सावधानी है। किताब के बारे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किताब कौन सी पढ़ें। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। आप कोई भी बाजार में जो भी आपको लगे, पार्थसारथी गुप्ता की किताब है, दीनानाथ वर्मा की किताब है, लाल बहादुर वर्मा की किताब है। कई लोग गुस्से में जा करके जैन माथुर की मोटी वाली गाइड खरीद लाते हैं, वो जबकि ऑप्शनल के लिए है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। और वो वैसे भी गाइड है, उसमें बहुत सारी बातें आपके काम की हैं, कई सारी नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि 12th क्लास की एनसीईआरटी ले लीजिए, और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को आप एक बार बेसिक समझने के लिए अगर उपयोग कर सकते हैं तो आप उसके बेसिक को पढ़ लीजिए। अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम जो क्लास चलेगी, आप उस क्लास को ठीक से तैयार कर लेते हैं तो भी आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, वह है ठीक से चीज़ों को तैयार करना। और आप जैसे जैसे ये क्लास चलती जाए, आप चीज़ों को ठीक से तैयार करते जाइए। आपको उसके बाद लगे कि हाँ मुझे कोई और चीज़ पढ़ना है, कुछ और जानना है, तो आप टॉपिक के अनुसार बताएंगे, तो मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको किताब या कोई मुद्दा या कोई चीज़ जो स्टडी मटेरियल के तौर पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ओवरऑल इस तरह से कोई मोटी किताब लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पढ़ने का मन है आपका, तो मैंने पहले कहा कि आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी, वो भी अगर अर्जुन देव की पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी होगी। नहीं हो तो फिर भी आपके पास जो भी एनसीईआरटी के तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे आपका काम पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के इंट्रोडक्टरी क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक टू टॉपिक अपनी बात कहना शुरू करेंगे, और इसी के साथ हम आपको चाहेंगे कि आपकी रुचि भी बनी रहे और आप तैयारी में बिल्कुल सक्रिय तरीके से बने रहें। आप सभी लोगों को उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।